स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और एक और चीज बताऊँ तुम्हें मैं, कि मतलब मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा शो ऑफ करने के लिए, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा शायद मोटिवेट हो जाओ। ठीक है, कि मैं जब था, मतलब मैं जब अपने 10th क्लास में था, तो मैं एक मतलब एक्स्ट्रा बुक पढ़ता था उस टाइम, जैसे R D शर्मा वगैरह चलती है तुम्हारी। ठीक है, उसके अलावा एक और बुक आती है, कई बच्चों ने देखी होगी, एहसान की आती है, वो एहसान की एक पब्लिशर है, उसकी बुक आती है। ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स की बुक आती है, तो उसमें क्या होता था कि तुम्हारी एनसीईआरटी में जो एक क्वेश्चन होता है ना, उसमें एक चैप्टर होता है पूरा का पूरा, खुद एक एक्सरसाइज होती है उसके अंदर, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज होती है पूरी की पूरी। ठीक है, तो मैं जब मैं था, मतलब मैं अपने क्लास में, मैं मतलब मेरे ग्रुप में 3-4 बंदे सिलेक्टेड थे, मैं, मेरा दोस्त पवन, ठीक है, ऐसे 2-3-4 दोस्त थे हम। ठीक है, संजय भी था, मतलब संजय बाद में आया था हमारे ग्रुप में। ठीक है, मतलब हम 3-4 जो दोस्त थे, तुम बिलीव करोगे, हमने मतलब पहले एनसीईआरटी खत्म करी थी उसी टाइम पीरियड में, मतलब जिसमें तुम एनसीईआरटी भी खत्म नहीं करते। ठीक है, हमने पहले एनसीईआरटी खत्म करी थी, उसके बाद एहसान खत्म करी थी। एहसान में बता रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज होता है वहां पर, तो बहुत इलेबोरेटेड होती है वो खत्म करी थी। फिर R D शर्मा के कॉन्सेप्ट करने चालू करे थे, R D शर्मा के वो क्वेश्चन करते जो एनसीईआरटी आपके उसमें नहीं है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा एनसीईआरटी खत्म करी थी, मतलब एनसीईआरटी 2 बार खत्म करी थी, और उसके बाद एहसान और एक R D शर्मा के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि, और सबसे अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि उस टाइम मैंने ट्यूशन भी नहीं लगा रखा था, मतलब मैंने 10th तक ट्यूशन नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मतलब मैंने 11th से ट्यूशन स्टार्ट करे थे, 11th से भी ट्यूशन इसलिए स्टार्ट करने पड़े थे क्योंकि ऐसा लगता था कि यार अब तो साइंस ले लिया है, अब क्या, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये वो पढ़ना होता नहीं है कि सोसाइटी का प्रेशर कि आप बिना ट्यूशन के नहीं होगा, तो मेंटेलिटी बन जाती है आजकल, तो हमारी दूसरी तीसरी क्लास में मेंटेलिटी बना देते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि यू कैन डू दैट। ठीक है, और अब तो तुम ट्यूशन पढ़ते हो, तो सबसे अच्छा, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारे को, जहां तक मुझे याद है, अब मुझे ऑनलाइन का नहीं पता कि संजय भैया वो कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे विकास भैया की एक बुक है। ठीक है, विकास भैया की एक बुक है, विकास भैया और संजय भैया उसी बुक से पढ़ाते हैं। ठीक है, और वो बुक मोर देन सफिशियंट है, मतलब उस बुक के अंदर सारे कॉन्सेप्ट है, जो भी तुम बुक लोगे ना, उसमें से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो उस बुक के अंदर है। तो अगर तुमने वो बुक भी खत्म कर दिया ना, एक बार तो करो पहले। ठीक है, उसके दूसरी बार अगर खत्म कर दिया तो गारंटीड है कि तुम्हारे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो अच्छी बात है कि मतलब अगर तुम बुक पढ़ रहे हो। ठीक है, बाकी मतलब जो संजय भैया और वो विकास भैया के स्टूडेंट है, उनको उस बुक के बारे में पता ही होगा, बाकी जो भी हो तुम। ठीक है, वो अलग अलग, मतलब वो नहीं, वो एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं बाकी टीचर, लेकिन वो बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अभी पता नहीं भैया कैसे दे देंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मतलब अभी तक चलता था वो, तो उन्होंने वो बुक बना रही है, बहुत अच्छी है, मोर देन सफिशियंट है नहीं, वो। संजय भैया पीडीएफ भेज देते हैं उस चैप्टर की, जिस चैप्टर कर रहे होते हैं ना उसकी पीडीएफ भेज देते हैं, वो विकास भैया की बुक ही होती है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मतलब वो जो पहले से बुक है उसकी, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। तो वही बात आ गई, मतलब बुक दो या फिर वो बुक की पीडीएफ दे दो, बात वही है। ठीक है, जैसे हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो बुक पढ़ लेना, मतलब वो बहुत अच्छे से कर लेना क्वेश्चन, उस चैप्टर को। वो बात अलग है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, किसी किसी चैप्टर में 250-250 क्वेश्चन है, मैंने मतलब मैंने जब पढ़ी थी उस टाइम देखी थी, अभी कुछ टाइम पहले, तो उसके ना 250-250 क्वेश्चन हमारे टाइम पे नहीं थी, मतलब वो बुक। ठीक है, हमने 10th में, मतलब 10th में उसके बाद बनाई थी भैया ने। ठीक है, मतलब हम जब 12th में थे तो 12th की भी नहीं थी, उसके बाद बनाई है भैया ने, अभी कुछ साल पहले से स्टार्ट करी है। लेकिन वो बुक बहुत अच्छी है, मुझे इतना पता है, जितनी मैंने उसके अंदर पढ़ा हुआ है, उस बुक को जितना पढ़ा हुआ है मैंने, वो बुक काफी ठीक है, मतलब काफी अच्छी है वो। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना सारी चीजें घुमाने का पूरा सार ये था, मतलब तात्पर्य ये है इतनी सारी बातों का, कि तुम अगर ट्राई करोगे पढ़ना तो तुम सिलेबस खत्म कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये है कि प्लीज प्लीज ट्यूशन टीचर के भरोसे मत रहो पूरी तरीके से। मैं खुद ट्यूशन टीचर हूँ, और मैं अपने साइंस की गारंटी पूरी पूरी बोलता हूँ कि भाई मैं, अगर मेरा मैं जो बोल रहा हूँ, अगर तुम उतना कर लोगे साइंस में, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मेरे भरोसे मत बैठो। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है कि हम जब ट्यूशन पढ़ते हैं तो हम टीचर के भरोसे बैठ जाते हैं कि हाँ यार ये तो करा ही देगा। ठीक है, उससे तुम मेहनत करना बंद कर देते हो। समझा रहे मैं खुद अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि जब मैं जब तक 10th तक था, तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने 3-3, 4-4 बार बुक खत्म करी हुई है। 11th में कितनी बार करी है? एक बार। और जो अच्छा सब्जेक्ट लगता था वो 2-2 बार करा हुआ था, जैसे बायोलॉजी फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजी का मैं ट्यूशन नहीं पढ़ता था, तो मैं वो खुद ही कर रहा था, तो मैंने वो 2 बार कर ली। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, मैथ्स का ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, वो मैंने कभी करी नहीं। समझ में आ रहा है? मेरे पास मैथ्स और बायो दोनों थी। ठीक है, तो सोचो, मतलब हो रहा है ना कि दिक्कत क्या हो रही है कि मतलब जिसका हमने ट्यूशन नहीं लगाया तो हम अपने आप ही हो जाते हैं कि यार ये तो मेरे को खुद ही करना है। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि जिस ट्यूशन लगा रखा उसको भी समझना चालू करो। एसएससी वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल एक माउंट ओलिवेट फॉर एग्जांपल, ये ऐसे स्कूल से मतलब 2-3 जो एसएससी तक में कंपार्टमेंट देखे, 10th में भी नहीं देंगे, 9th में देते थे वो। ठीक है, तो एसएससी तक में सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे देते थे वो, अब तो बोर्ड कर दिया। होम बोर्ड मैंने खुद पढ़ाया हुआ है ऐसे बच्चों को जिनकी एसएससी में भी कंपार्टमेंट आ रखी है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसलिए प्लीज ऐसा मत करना। ठीक है, तो इसलिए सही से पढ़ लो इन सब्जेक्ट को, और जिनका ट्यूशन लगा रखा है उनको तो पढ़ो ही पढ़ो, ट्यूशन के भरोसे ठीक है, लेकिन खुद भी एक्स्ट्रा करना चालू करो ताकि तुम टीचर से क्वेश्चन पूछ सको। ठीक है, और बाकी बच्चे किसकी बात, बाकी क्या नाम है, बाकी जो सब्जेक्ट है जिनके तुम्हें ट्यूशन नहीं लगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी या फिर एसएससी।
ठीक है। तो उसको ऐसे रीड करो जब तुम्हें मतलब मन कर रहा है। और देखो, दो तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, या तो तुम्हारा इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट के अंदर, या तो इंटरेस्ट नहीं होता। जिस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है ना, ठीक है, उस सब्जेक्ट को ऐसे टाइम पर सेट करो, मतलब जब तुम शेड्यूल बना रहे हो तो तुम उसको, उस सब्जेक्ट को ऐसे टाइम पर रखो जब तुम्हें ज्यादा नींद आती है, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि तुम्हारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, तो नींद आने की मतलब जब तुम उस सब्जेक्ट को उस टाइम पर शेड्यूल करोगे कि जब नींद आती है तो तुम्हारा इंटरेस्ट अपने आप ही आने लगेगा कि यार ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तब तो नींद नहीं आएगी एटलीस्ट, ठीक है। और जब तुम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो, मतलब जब तुम्हें लग रहा है कि हाँ नींद तो नहीं आएगी कम से कम, तब उस सब्जेक्ट को उठाओ जो इसमें थोड़ा दिक्कत होती है तुम्हें, ठीक है। तो तभी होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज पढ़ना चालू कर दो। और तुम्हें ये लग रहा है कि अगर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है ना कि अभी ऑफलाइन हो जाएगा तब हम थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, तो भाई साहब ऑफलाइन होने में बहुत टाइम है अभी, ठीक है। मैं खुद का बता सकता हूँ कि अभी फर्स्ट टर्म तक तो मैं खुद नहीं स्टार्ट करने वाला ऑफलाइन, मैं खुद क्या, कोई भी टीचर स्टार्ट नहीं करने वाला ऑफलाइन। तो सोचो फर्स्ट टर्म तुम्हें निकालना है और फर्स्ट टर्म के बेसिस पर मार्क्स जुड़ेंगे। तुम्हें फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ कि जैसे मान लो अभी जो बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए तो उनके मार्क्स किस बेसिस पे लगेंगे? उनके मार्क्स लगेंगे जो उनके फर्स्ट टर्म में एग्जाम हुए थे। अब खुद सोचो तुम्हारे साथ भी ये हो जाता होता तो फर्स्ट टर्म पे तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया था, और फर्स्ट टर्म पे ध्यान नहीं दिया और मार्क्स उस बेसिस पे लग रहे हैं, तो हो गया ना नुकसान। इसीलिए याद रखो, बोर्ड वाले बच्चे अब हमेशा यही सोचते थे कि एंड में देख लेंगे, हो भी जाता था एंड में करने से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भाई स्टार्टिंग से लेकर चलना पड़ेगा, कहीं एंड में कोरोना जैसी दिक्कत आ गई तो उस बेसिस पे मार्क्स लगा रहे हैं, और उस बेसिस पे मार्क्स लगाएंगे तो नुकसान तो किसका है? हमारा है। उस टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया था और अब ध्यान दे रहे थे तो एग्जाम ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए प्लीज ये मत सोचो कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हो, प्लीज पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। और सिंपल सा लॉजिक है यार, हम तब भी 1 घंटा पढ़ाते थे और अब तो 1 घंटे से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे से ज्यादा पढ़ा रहे तो सिंपल सा लॉजिक है, हम ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। और अगर एफर्ट भी नहीं डाल रहे तो तुम्हें सब कुछ तो समझ में आ रहा है, जैसे ऑनलाइन बस वो होता है एक तरह से ना, जब हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो कंपटीशन रहता है, और हमें भी, मेरे को खुद लगता है, मेरे को पढ़ाने में ऑफलाइन में मजा आता है। तो जब तक बच्चे की शक्ल में, अब मैं खड़ा हुआ हूँ, खाली कमरा है, चिल्ला रहा हूँ मैं इसके अंदर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप से बातें करता हूँ, है कि नहीं? लेकिन ठीक है, पढ़ना तो है ही और पढ़ाना तो है ही भाई, ठीक है। मार्क्स लेकर आने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो प्लीज पढ़ना चालू कर दो। और ये मत सोचो कि ऑफलाइन चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है, तुम्हें कभी भी, मैं अपने साइंस के लिए बोल रहा हूँ, बाकी मेरे को किसी टीचर से वो नहीं है, ठीक है। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें कभी भी दिक्कत है तो पूछो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, जैसे मान लो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है, मैं वीडियो में तो उसमें तो समझा नहीं सकता, जैसे मान लो तुमने बाद में पूछा, मैसेज में समझा नहीं सकता, आई विल वीडियो कॉल यू, लेकिन वीडियो कॉल में तुम्हें समझा दूंगा मैं कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस पूछो, तो ये नहीं है कि अगर तुमने पूछा नहीं और ये छोड़ यार ये नहीं आ रहा मेरे को, छोड़ना नहीं है वो, ठीक है। अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा ना तो मैं लिख कर, वीडियो कॉल पे लिख कर समझा सकता हूँ तुम्हें उसे, लेकिन प्लीज पूछना चालू कर दो, पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। और 10 बार बोल चुका हूँ कि एक बार मैसेज डाल देते हो तो बस। उसके बाद अगर, हाँ एक और चीज है, ये जो तुम्हारे ओके भैया वाले जो रिप्लाई आते हैं ना, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। सबसे ज्यादा सुशांत, मैं सुशांत को तो हर क्लास में ऑलमोस्ट नाम लेता हूँ, ठीक है। उसे तुम्हारे कार्तिक भाई साहब, हिमांशु नेगी, ठीक है, और तुम में से 2-4 और। अरे भाई, जब मैंने लिखा है कि आज का टॉपिक ये है तो ओके भैया तो मुझे पता है ना भाई, ठीक है। ये लिखा करो हाँ भैया हम अटेंड करेंगे, और बाकी दोस्तों को भी बोलेंगे बेटा अटेंड कर, ठीक है। ये समझ में भी आता है, ओके भैया क्या होता है यार, ऐसे मजे मत किया करो यार। भाई वो कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो जाएगा लिखने में? लिख देना अच्छा। तू इतनी देर में, मेरी बात सुन, इतनी देर में तू को सर जीआई, इसलिए तो लिखते हैं ओके। इतनी देर में तो जिस वो जो जीआई वाली फाइल होता है वो ढूंढता है, उसके बाद अलग से लिखता है ओके भैया, उसमें टाइम नहीं लगता तेरे को, एक घूसा मारूंगा ना अभी। नो। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। चैट में क्या डाला हुआ है? ये तो धोखा हुआ, बाकी के सारे चैप्टर के नोट कर दोगे, ठीक है। इस चैप्टर के नोट दे दूंगा मैं, इस चैप्टर के नोट अगली क्लास में लिख दूंगा यार। मैं ना 2 क्लासेस से, मतलब 2 दिन से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, ठीक है, इसलिए मैं नोट टाइप नहीं कर पा रहा, ठीक है। मैं आज कर दूंगा, मैं रात को जल्दी सो गया था पहली बार, पता नहीं क्या हुआ, मेरी सर दर्द हो रहा था, ठीक है। मैं आज कर दूंगा नोट्स, अगली क्लास में मैं नोट्स लिखवाऊंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैक्सिमम चैप्टर हम अगली क्लास में नोट्स में कर देंगे, ठीक है। क्लास में करने हैं नोट्स, और ठीक है, ये मत सोचना कि अगली बार से मैं वो दूंगा, ठीक है। याद है ना मैंने क्या बोला था, क्लास में ही करेंगे हम नोट्स। यार पूजा फैन ऑन है मेरा और सब कुछ ऑन है, फिर भी मेरे को बहुत पसीने आते पढ़ाते समय, दिक्कत ये है। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, लेकिन पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। फैन ऑन है, ठीक है, और दोनों फैन ऑन है, ठीक है। सुनना जरा फैन, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुनो, अब हम क्या कर रहे थे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पहली चीज, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किस लिए किया जाता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम ये देख सके कि किधर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और किधर की तरफ से करंट जा रहा है, तो आपकी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है ये पता लगाने के लिए, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है, सुनना,
अगर आप अपने फिंगर्स को 90 डिग्री पर अरेंज करोगे, क्योंकि फोर्स 90 डिग्री पर जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट 90 डिग्री पर फोर्स मैक्सिमम होती है, ठीक है। उसने ये बोला कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड जहाँ से जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन, उस पर फोर्स इंडेक्स फिंगर को रख दोगे, ठीक है, इसको फोर फिंगर भी कहते हैं, ठीक है। और करंट को उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्या है, मिडिल फिंगर को उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है। तो अपने आप ही थंब वो डायरेक्शन दिखाएगा जिस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी फोर्स है। क्या बोल रहा हूँ मैं, दोबारा सुनो, ठीक है, सुनना। अगर हम इंडेक्स फिंगर को उस डायरेक्शन में रखें जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मदर, ठीक है, और मिडिल फिंगर को, दोबारा सुनो, ठीक है, दोबारा सुनो, ठीक है, सुनना। इंडेक्स फिंगर को उस डायरेक्शन में रखें जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और मिडिल फिंगर को उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट है। तो थंब अपने आप ही वो डायरेक्शन बताएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अगर समझ में आ गया मैंने क्या बोला, थोड़ी सी कंफ्यूजन है बार बार, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये तो ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन से, अच्छा चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। बताओ, तुम बताओ मुझे कि बताओ किस डायरेक्शन में रखो मैग्नेटिक फील्ड, बताओ किस डायरेक्शन में रखो, बोलो, कोई भी बोलो म्यूट करके। मैग्नेटिक पीछे फील्ड की तरफ। पीछे की तरफ, ये ले, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गई। बताओ करंट किस डायरेक्शन में रखूं, बताओ, बोलो। ऊपर। ऊपर। ठीक है, ठीक है, देखो अब सुनना जरा ध्यान, अब मैं फोर्स की डायरेक्शन बताऊंगा, देखना। करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मतलब पीछे की तरफ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन क्या ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर आ रही है, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ लग रही है, इधर की तरफ का मतलब उधर की तरफ लग रही है। तो न्याय मैंने कहा दोबारा सुन लो, दोबारा समझना। I'm having trouble connecting to the internet. Take a look at the help section in your Alexa app. अरे पता नहीं कैसा होने वाला, ये सुनना। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या इधर की तरफ जा रही है। अरे सुनना है, चलो मैं दोबारा बताता हूँ, सुनना, ठीक है। और याद रखना लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है हमेशा, क्योंकि राइट हैंड रूल यूज करोगे तो अभी दूसरा रूल है राइट हैंड, ठीक है। सुनना दोबारा आइए, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मान लो इधर की तरफ रख देता हूँ, ठीक है, ये इसलिए रखा था कि मैं दिख रहा है सारा सारा, ठीक है। मान लो करंट की डायरेक्शन में नीचे कर देता, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, इधर की तरफ आ रही है, तुम्हारी तरफ। तो नया मैंने क्या बोला, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोली, करंट की डायरेक्शन नीचे है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है। आया समझ में मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया वो तो ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर समझाओ। चलो अब बात करते हैं हमारे आज के मेन और इम्पोर्टेंट दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से यार, देखो पहले तो इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करती है। देखो एक चीज याद रखना, हम चाहे इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद मतलब बाद में पढ़ेंगे हम, दोनों में एक चीज याद रखना कि हमको एक चीज पढ़नी होती है इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर की, वो ये कि हमको तीन चीजें पढ़नी है। एक है प्रिंसिपल, दूसरा है कंस्ट्रक्शन, और तीसरा है वर्किंग। मतलब क्या, मान लो मैं इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो उसका प्रिंसिपल होगा सिद्धांत, ठीक है। तो उसका लॉजिक क्या है, इसका मतलब, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि उसका प्रिंसिपल क्या है। सेकंड, इलेक्ट्रिक मोटर बनी कैसे होती है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़नी है। और तीसरी बात आती है कि वो काम कैसे करती है। तो नया मैंने क्या बोला, मतलब ये कि हमने इलेक्ट्रिक मोटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला कि उसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब किस लॉजिक से काम करती है। सेकंड, वो किस तरीके से बनी होती है, तो हम कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद वो काम कैसे करती है, मतलब वो काम कैसे करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि भैया एक सेकंड सुनो, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में सब कुछ आप बता तो दोगे, पहले ये तो बता दो इलेक्ट्रिक मोटर यूज कहाँ होती है। सबसे पता लॉजिक है यार, इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है बहुत जगहों पर। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, हमारे घरों में इलेक्ट्रिक मोटर किस लिए यूज होती है, पानी चढ़ाने के लिए, पहला यूज। सेकंड यूज होता है फैंस वगैरह के अंदर, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। तीसरा यूज क्या होता है, तीसरा यूज है सीडी प्लेयर होते थे, डीवीडी प्लेयर वगैरह उसमें होती है, वॉशिंग मशीन के अंदर होती है, ठीक है। और ये सारे बहुत सारे लॉजिक्स है। समझ आया मैंने क्या बोला। तो जो भी चीज रिवॉल्व करती है, फिर राउंड राउंड घूमती है, उन जगहों पर क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज की जाती है। अगर समझ में आ गया मैंने क्या बोला। पहला क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है। सुनना, प्रिंसिपल क्या है इसका, अब देख लेना इसका, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा नीचे कर लो। एक सेकंड, अभी तो दिख रहा है यार, अभी तो सही है, ठीक है, नीचे लिखूंगा बस, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या है भैया, मतलब ये कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक
करंट को मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रिक मोटर। कैसे, दिमाग लगाओ, तुम उसको करंट देते हो, जब वो करंट देते हो तभी तो वो मैकेनिकल काम करती है, पानी नीचे से ऊपर पता नहीं था, मैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो अगर मैकेनिकल वर्क कर रही है तो किस वजह से कर रही है, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रिक करंट दे रहे थे। तो ये डिवाइस के लिए प्रिंसिपल क्या हो गया, तो इस डिवाइस का सिंपल सा प्रिंसिपल हो गया कि ये डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी। बताओ किसको समझ में नहीं आया, बहुत आसान है प्रिंसिपल तो। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। सेकंड क्या बोला था हमने, सेकंड बोला था कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा टिपिकल है, तो प्लीज कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, कंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनना, अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछते रहना, ठीक है यार। ठीक है, सुनना सारा समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अब सुनना जरा ध्यान से, कंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है। कंस्ट्रक्शन क्या है, तो वह इलेक्ट्रिक मोटर बनी होती है दो तरह में, एक मैग्नेट से, एक सर्कुलर कॉइल से जिसमें से करंट फ्लो करेगा, मतलब एक करंट कैरिंग कॉइल से, और उसके बाद हम इसके अंदर रिवॉल्व करने के लिए सर्किट दे रहे हैं। सुनना जरा ध्यान से, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले उसके अंदर आता है एक मैग्नेट, एक मैग्नेट नॉर्थ पोल की और एक दूसरी मैग्नेट जिसमें है साउथ पोल। अब तुम बोलोगे कि भैया मैग्नेट के तो हमेशा दो पोल होते हैं और वो मैग्नेट साथ साथ में, तो आपने तो अलग अलग बना दी। तो ऐसा समझ लो कि एक मैग्नेट तुम्हें ऐसे दिखाई दे रहा है, जिसका नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है, जिसका साउथ पीछे कहीं होगा, हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और इस तरह होगा तो इसका साउथ ये रहा, लेकिन नॉर्थ कहीं होगा, हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। कुछ ऐसे है, मतलब हमने दो मैग्नेट यूज करी हुई है लेकिन उसकी अलग अलग साइड यूज की हुई है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से आगे, दो कॉइल है, ठीक है, दो सर्किट है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। कहाँ तक दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ठीक है ना, समझाया मैंने क्या बोला। इसके बीच में एक करंट कैरिंग कॉइल रखी हुई है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, समझाया मैंने क्या बोला। अब एक चीज दिमाग और लगाना, एक जो कॉइल है, मतलब जो ये जो कॉइल है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो रिवॉल्व करेगी। तो रिवॉल्व करने के लिए किसी हुक चाहिए उसको जिससे वो रिवॉल्व करेगी। तो मान लो ये हुक है, इस हुक का क्या बोला था, इस हुक को बोला था एक्सल। सुनना जरा ध्यान से, ये जो कॉइल है ये रोटेट करेगी एक हुक पर, और उस हुक का नाम क्या दिया गया, उस हुक को बोला जाता है एक्सल, ठीक है। इससे होगा क्या कि मान लो ये जो कॉइल है वो ये ऐसे जुड़ गई इससे, तो इससे चारों तरफ ऐसे घूमती रहेगी, ठीक है। पक्का समझ आ रहा है, क्या कह रहा है, चारों तरफ घूमती रहेगी। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला, दोबारा समझना जरा ध्यान से आगे, ठीक है। तो ये क्या हुई, एक्सल हो गई। एक्सल का मतलब एक रॉड है जिससे कॉइल घूमेगी, समझ आया मैंने क्या बोला। अब इसमें से मेरे को क्या करना है, करंट पास करना है, तभी तो करंट कैरिंग कॉइल बनेगी। ये करंट कैरिंग कॉइल है तो इसमें बैटरी तो कहीं जोड़ी नहीं है, तो अब जोड़ूंगा मैं बैटरी, ठीक है। तो बैटरी जोड़ी इसके अंदर, और बैटरी ये रही, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। ये रही बैटरी, ये हो गया हमारा सर्किट तैयार। और इसके अंदर छोटा सा एक चीज और है, अब मैं वो समझा रहा हूँ, सुनना जरा ध्यान से। हाँ, सुनना, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे बनती है। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं दो परमानेंट मैग्नेट, वो ये रही, एक करंट कैरिंग कॉइल ये रहा, समझ आया मैंने क्या बोला, और ये एक एक्सल के चारों तरफ घूम रही है, वो ये रही, समझ आ गया मैंने कहा। यहाँ पर दो ब्रशेस काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो दो ब्रश कैसे काम कर रहे होते हैं, तो उन ब्रश का नाम क्या है, उस ब्रश का नाम है, उन ब्रशेस का नाम मान लो हमने फॉर एग्जांपल अपने कन्वीनियंस के लिए एक्स और वाई रख दिया। यहाँ तक समझ आया मैंने क्या बोला, अच्छा समझ आया मैंने क्या, मतलब ब्रशेस का मतलब है यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, ये थी कंस्ट्रक्शन, दोबारा समझो। तो सबसे पहले था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल, या फिर व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। Second question, how it is constructed, how does it constructed, it is constructed of a two permanent magnet, it is constructed by two permanent magnet, one circular coil, one coil having one coil current carrying coil बोल सकते हो उनको, सीधा सीधा having छोड़ो, one current carrying coil having axle and a circuit attached to it। यहाँ तक समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अच्छा, अब सुनना जरा ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें इसमें पढ़ना है, दैट इज वर्किंग। भैया कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब तो पता है हमें, ठीक है, कैसे, ये सब तो पता है हमें। ये बताओ ये काम कैसे करती है। भैया मुद्दा तो यही है ना,
काम करना सिखाओ, इलेक्ट्रोमोटर काम कैसे करती है। तो अब प्लीज दिमाग खोल लेना अपना, ठीक है, और इसको समझना, ठीक है। मेरे पास कुछ कॉपी चाहिए मुझे इसको समझाने के लिए, तो जाती मेरी बड़ी सी कॉपी है, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पे समझ आया मैंने क्या बोला। तो प्लीज दिमाग लगाना और मैं क्या बोला उसको समझना जरा ध्यान से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, सुनना। मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि एक कॉइल है, ठीक है। पहले इसको समझो मेरे मोबाइल से, ठीक है। एक कॉइल है, तो मैंने क्या बोला, दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कॉइल है, वो ये रही, ठीक है। इस कॉइल का मैंने नाम रख दिया, इस कॉइल का नाम है ए बी सी डी। प्लीज सारे फालतू के काम छोड़ दो अगर तुम कर रहे हो कुछ तो, ठीक है, और सिर्फ समझो। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके नोट्स मैं नहीं देता, मैं इसके नोट्स बिल्कुल एंड में देता हूँ। रीजन क्या है बिल्कुल एंड में नोट्स देने का, वो ये रीजन है कि इसको समझाना इंपॉर्टेंट है, और कई सारे बच्चों के सिलेबस में नहीं आ रहा होता, तो इस वजह से बच्चे बोलते कि यार मैं लिखूं या ना लिखूं, ठीक है। इसलिए मैं साथ में मैं खुद देता हूँ इसलिए नोट। समझना मैंने क्या बोला, मैं प्रिंटेड देता था, वो बेचता हूँ, पीडीएफ वगैरह भेजूंगा, लेकिन वो बिल्कुल एंड में दूंगा। बिल्कुल एंड का अगर समझ रहे हो, बाद में बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सिलेबस में किसी के आता है, किसी के नहीं आता, ठीक है। और आता है नहीं आता कुछ भी हो, तुम्हें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। बोलते नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा और ये टपक जाता है। प्लीज म्यूट रखना अपने आप को, ठीक है, और प्लीज दिमाग खोल के सुनना। सुनो, एक कॉइल है जिसका नाम क्या है, ABCD एक कॉइल है, ठीक है। उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सुनना जरा ध्यान से, सुनो। होता क्या है, होता ये है कि यहाँ से करंट फ्लो करना चालू करता है। तो मैं समझ में आ रहा होगा कि ये पॉजिटिव एंड है, यहाँ से करंट जाएगा, ठीक है। यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, और फिर यहाँ से गया करंट, ठीक है। और ये सर्किट पूरा हो गया। क्या तो समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। जैसे सर्किट पूरा हो गया तो करंट जा रहा है। दिमाग लगाना प्लीज, ध्यान से सुनना, ठीक है। सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे ट्रेवल करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करती है। सुनना जरा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। सुनना, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ से साउथ, पहली चीज। अब हम जो इस सर्किट के अंदर करंट देख रहे हैं ना, वो मान लो ए और बी में देख रहा हूं मैं, मुझे किसी और से मतलब नहीं है, बी सी सी डी डी कहीं से भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ए और बी से मतलब है। अगर हम इस पॉइंट पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दें और मैं ये निकाल लूं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो मुझे ये नहीं पता लग जाएगा कि ये कॉइल अगर ऐसे है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ये कॉइल उस डायरेक्शन में मूव करेगी। समझा? मान लो अगर फोर्स ए बी पर लगे तो ये कॉइल ऐसे मूव करेगी, तो मतलब ए बी पे फोर्स लगेगी तो ए बी अंदर जाएगा और सी डी ऊपर उठेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? मान लो अगर फोर्स ए बी के अंदर से लगेगी तो ए बी ऊपर उठेगा और सी डी अंदर जाएगा, ये ऐसे घूमेगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है? ए बी पर फोर्स अगर बाहर से लगेगी तो ये अंदर जाएगा और ये ऊपर उठेगा, ठीक है। और अगर ए बी पे फोर्स अंदर से लगेगी तो ये अंदर जाएगा और ए बी बाहर की तरफ निकल कर आएगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो कॉइल है वो या तो ऐसे रोटेट करेगी या तो इधर की तरफ रोटेट करेगी। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दोबारा दिमाग लगाना, तो मैं बस ज्यादा ध्यान से, ठीक है। अब सुनो, अब ये आता है क्वेश्चन कि भैया पहले लगाओ तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और किस डायरेक्शन में मूव करेगी। समझ आया मैंने क्या बोला? सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। सुनना, तो ये कॉइल है, ठीक है, इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था कि इसको उस डायरेक्शन में फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, ये तो निकालना हो तो इसको हटा दो, ठीक है। मदर और चाइल्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, इसको करंट की डायरेक्शन में। सुनना, ठीक है। सुनना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक डायरेक्शन ये रही, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ है। फोर्स कहां लग रही है? फोर्स बाहर की तरफ से ए बी पर लग रही है, और अगर फोर्स ए बी पर लग रही है तो ए बी अंदर जाएगा और सी डी ऊपर उठेगा। तो चलो मैं तुम्हें अपनी कॉपी में समझाता हूं। मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, ठीक है, देखना दिखाई दे रहे होंगे नाम, ABCD लिखे हुए इस पर, ठीक है। सुनना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। समझ में आया मैंने क्या बोला? सुनना, ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, और ये एक्सल है जिसपे ये चिपका हुआ है, जिसके चारों तरफ से घूमेगा, ये एक्सल है। 10 मिनट बचे क्लास के और 10 मिनट में बहुत आसानी से खत्म हो सकता है ये, ठीक है। सुनना, ये इसकी चारों तरफ ऐसे घूमेगा, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सुनना, अब मैंने क्या करा, मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जैसे लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? मैग्नेटिक डायरेक्शन ये थी, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, और फोर्स जो है, फोर्स वो अंदर की तरफ लग रही है। फोर्स अंदर की तरफ लगी है तो ए बी पर लग रही है। ए बी पर जैसे ही फोर्स लगेगी तो ए बी अंदर की तरफ धसेगा और सी डी ऊपर की तरफ उठेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ए बी अंदर गया और सी डी ऊपर आ गया और ये कॉइल ऐसे आ गई। समझ में आया मैंने क्या बोला?
अब खुद दिमाग लगाओ, जब ये पूरा घूम गया तो जो ए बी साइड है वो इधर की तरफ आ गई सीडी की जगह पर, और जो सीडी है वो ए बी की जगह पर नहीं आ गई। आ रहा है समझ मैंने क्या बोला? ठीक है, नहीं आया समझ लो दोबारा। ए बी घूम कर, क्योंकि इससे अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, इनवर्ड फोर्स लग रही थी ना, ठीक है। ए बी जब अंदर की तरफ गया, सीडी ऊपर उठा, तो ए बी अंदर आया, सीडी इधर आ गया। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ए बी इधर की तरफ था, इधर की तरफ था, और अब ये घूम कर इधर की तरफ आ गया, और सीडी इधर था तो घूमकर इधर की तरफ आ गया। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो जैसे ही हाफ टर्न होगा, हाफ टर्न पे पोलैरिटी नहीं बदल गई, ठीक है। हाफ टर्न होते ही सीडी इधर आ गया और ए बी पीछे से घूम के इधर आ गया। समझ में आया? तो कॉइल कैसे दिखाई देगी? ये कॉइल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि सीडी इधर आ गया और ए बी इधर आ गया। पहले यहां तक समझो, किसको समझ में नहीं आया तो ठीक है। अब तो नजरा ध्यान से, ठीक है। अब क्या होता है, अब तो नजरा ध्यान से, ठीक है। सुनो, ये समझ में आया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको हटा दो, इससे कंफ्यूजन होगी, ठीक है। ये घूम के इधर आ गया, ठीक है। सुनना, अब हुआ ये कि जैसे ये कॉइल टर्न हुई, ठीक है, जैसे ये कॉइल टर्न हुई तो अब क्या होगा, ठीक है। अब ये सीडी वाली साइड इधर आ गई और ए बी इधर आ गई, ठीक है। तभी की तभी पता है क्या होता है, तभी की तभी यहाँ पर एक डिवाइस लगा हुआ होता है। उस डिवाइस का नाम है स्प्लिट रिंग। क्या नाम है उस डिवाइस का? नाम स्प्लिट रिंग। और ये स्प्लिट रिंग पता है क्या करता है? अभी देखना, दिमाग लगाना। देखो, ये कॉइल ऐसे है, ये एक बार घूमी और ये एक बार और घूमी, सब एक टर्न हुआ ना। दिमाग लगाओ, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, मैं ऐसे मुड़ जाऊं तो अभी आधा टर्न है, और एक बार और मुड़ गया तो पूरा टर्न हुआ ना। ये वैसी तो है, ये एक टर्न, ये फ्रंट है। जब तक फ्रंट घूम कर नहीं आ जाता तुम्हारे सामने, तब तक एक टर्न नहीं माना जाएगा ना वो। तो इसका मतलब अभी ये है और तुम्हें अभी ये दिखाई दे रहा है, तो अभी हाफ टर्न ही तो हुआ है। और जब ये एक बार और घूम जाएगा तब फुल टर्न हो जाएगा। तो अभी जब ये एक बार घूमा, सीडी इधर आ गया, ए बी इधर आ गया, तो कितने टर्न हुए? हाफ ही टर्न हुआ है। हाफ टर्न पर ही यहाँ पर जो स्प्लिट रिंग लगी हुई है, यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है स्प्लिट रिंग। वो स्प्लिट रिंग क्या करता है? पोलैरिटी चेंज कर देता है। पोलैरिटी चेंज करने से क्या होता है, अभी तक ए बी से करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, सीडी से इधर की तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे ही कॉइल हाफ टर्न लेती है तो सीडी से करंट अब ऊपर की तरफ जाएगा और ए बी से करंट नीचे की तरफ आएगा। और दोबारा तुम लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो अब सीडी पे धक्का लगेगा और ए बी ऊपर उठेगा, ठीक है। तो उसमें नजर ध्यान से, अभी करंट की डायरेक्शन क्या थी? अभी करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ है और इधर सी से डी की तरफ है। करना है तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है। लेकिन जब ये हाफ टर्न ले लेता है तो सुनना, सी डी यहाँ पर आ गया, सी यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया और ए यहाँ पर आ गया। तो अब पता क्या होगी डायरेक्शन? अब होगी डी से सी, सी से बी, बी से ए, पूरा बदल गया। समझना है मैंने क्या बोला? तो जैसे ही पूरा बदल गया तो फोर्स इधर लगेगी, तो जो सीडी इधर आ गया था अब सीडी पे फोर्स लगेगी, और सीडी पे फोर्स लगेगी तो दोबारा ये अंदर जाएगा और ए भी ऊपर उठेगा, और जैसे ए भी ऊपर उठेगा तो ए भी दोबारा अपनी पोजीशन पर आ गया और एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया। फिर अब दोबारा ए बी पे फोर्स लगेगी क्योंकि ये पोलैरिटी दोबारा चेंज कर देगा। यहाँ पर जो स्प्लिट रिंग है ना, स्प्लिट रिंग हर हाफ इंटरवल पे क्या करता है? पोलैरिटी को चेंज करता है। हर हाफ इंटरवल पे क्या करता है? पोलैरिटी को चेंज करता है। समझना है मैंने क्या बोला? ठीक है। जिसकी वजह से बार बार फोर्स यहाँ पर लगती रहेगी, तो जो भी पहले ए बी है जैसे यहाँ पर, फिर हाफ टर्न ले लिया, फिर सी डी आया, फिर हाफ टर्न हो गया, फिर ए बी आया, फिर हाफ टर्न हो गया, तो यहाँ पर जो एक्सल लगा हुआ है, ये जो एक्सल नीचे लगा हुआ है, इसके चारों तरफ ऐसे ये जो कॉइल है ऐसे घूमती रहेगी, और जैसे जैसे कॉइल घूमती रहेगी तो वो क्या पैदा करती रहेगी? वो मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती जा रही है यहाँ से, ठीक है। और ये घूम घूम के क्या बना रही है? मैकेनिकल एनर्जी बना रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और हमको जो काम करना है, मेरे को सीडी प्लेयर चलाना है, पंखा चलाना है, मोटर से पानी पटाना है, सारा काम मेरा मैकेनिकल हो रहा है। खत्म। अब बताओ किसी को समझ में क्या नहीं आया? अब पूछना है मुझे। पहले एक काम करते हैं। भैया कॉइल क्या होता है? अबे कॉइल क्या होता है? पागल वागल है कि क्या? कॉइल ही तो है, करंट कैरिंग कॉइल। पागल हो गया है तू क्या? सर ये देखने में कैसा होता पूरी राम कथा कॉइल के ऊपर चलेगा ना? कॉइल क्या? कॉइल है एबीसीडी जिसमें से करंट जा रहा है। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल भैया भैया एक बार दोबारा बताना, मेरा नेट चला गया था स्प्लिट रिंग से। एक्सल ये है, ठीक है। एक्सल मतलब एक रॉड है जिस पर वो कॉइल घूम रही है। समझा है मैंने क्या बोला? जिस पर कॉइल घूम रही है वो रॉड है, उसको कहते हैं एक्सल। भैया हम्म, एक बार दोबारा बता दो, स्प्लिट रिंग से मेरा नेट चला गया था। दोबारा सुनो। स्प्लिट रिंग क्या करता है? स्प्लिट रिंग पोलैरिटी चेंज करता है, ठीक है।
स्प्लिट रिंग पोलैरिटी चेंज करता है। जैसे हाफ टर्न होता है, पहले सुनो, करंट ए से बी की तरफ जा रहा था और सी से डी की तरफ आ रहा था, ठीक है। जैसे ही हाफ टर्न हुआ, स्प्लिट रिंग ने क्या करा, सर्किट को चेंज करा, अब वो डी को करंट देगा, तो अब डी से सी जाएगा करंट, ठीक है, क्योंकि सी अब इधर आ गया ना, सी डी। तो पहले क्या होता था, ए से बी की तरफ जाता था, बी से सी जाता था, सी से डी आता था। लेकिन अभी हाफ टर्न लेकर ए भी इधर आ गया, ठीक है। तो जब ए भी इधर आ गया, तो अब करंट और यहाँ पे पोलैरिटी चेंज कर दी। तो पहले ए एक्स के कांटेक्ट में था, लेकिन जब कॉइल पलट गई तो डी एक्स के कांटेक्ट में नहीं आ गया, ठीक है। तो अब एक्स किसको करंट देगा, डी को देगा, क्योंकि यहाँ पे डी है। समझाया मैंने क्या बोला? अब ए से बी करंट जाता था, लेकिन अब बी से सी जाएगा, बी से सी जाता था, सी से बी जाएगा, और सी से डी आता था, अब बी से ए आएगा। फिर जब हाफ टर्न लेगा, दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। फिर करंट ए से बी, और यहाँ पे पोलैरिटी चेंज कर देगा, ठीक है। अब दोबारा ए और एक्स कॉन्टेक्ट में आ गए, फिर हाफ टर्न होगा, फिर डी और एक्स कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे एक्स है। समझाया मैंने क्या बोला? फिर हाफ टर्न लेगा तो ए एक्स दोबारा कॉन्टेक्ट में आ गए, फिर हाफ टर्न लेगा तो डी एक्स कॉन्टेक्ट में आ गए, फिर हाफ टर्न लेगा तो ए एक्स कॉन्टेक्ट में आ गए। समझाया? तो यहाँ पे बार बार पोलैरिटी कौन चेंज कर रहा है, पोलैरिटी बार बार चेंज कर रहा है, स्प्लिट रिंग। आपको नजर ध्यान से, पहले ए बी कॉइल है, प्लीज एक बात याद रखना, ठीक है। अब देखो 3-4 बच्चे कम हो गए ना, ठीक है। तो यही दिक्कत है कि जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता ना, तो तुम क्या करने लग जाते हो, ड्रॉप करने लग जाते हो। प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मिस मत करो। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो, ठीक है। बैकअप क्लास ले लेना, इसकी मैं लिंक भेज दूंगा, लेकिन प्लीज मिस मत करो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ। सर अगर कॉइल जो है रोटेट कर रहा है तो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है वो? मेरी एक बात बता, मैंने प्रेशर वर्ड कब यूज करा? नहीं, जब आपने मतलब कि हमारे घर की जो वो पानी वाली मोटर होती है उसका एग्जांपल दिया था। पहले मेरे को बोलते, ठीक है। प्रेशर, पानी वाली मोटर में प्रेशर जनरेट होता है सर, उसके अंदर ना एयर गैप बनता है, उसको प्रेशर बोलते हो तुम, पहली चीज, ठीक है। और अगर प्रेशर ही जनरेट करना होता तो मैं फोर्स, पागल हो जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ? जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है, प्रेशर क्यों वर्ड लेकर आ रहा है? प्रेशर का मतलब होता है पानी का प्रेशर, क्वाई का प्रेशर नहीं। मैं इससे पानी थोड़ी चढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, मैं सिर्फ अभी मोटर की बात कर रहा हूँ। मोटर को तो फिर कहीं पे भी अप्लाई कर, वो पानी का प्रेशर होता है। एक मोटर चलाते समय प्रेशर वर्ड सुन लिया, उसको यहाँ पे अप्लाई करो। हम मोटर पढ़ रहे हैं, और वो वाली मोटर नहीं पढ़ रहे जो पानी चढ़ाती है, हम जनरल मोटर पढ़ रहे जो सारे काम करती है, ठीक है। सर अभी भी समझ नहीं आया तो पूछो। आ गया। ठीक है, मैं दोबारा बता, हम इसमें राइट हैंड थंब रूल क्यों नहीं यूज कर सकते? सुन ले पहले, ठीक है। अब सुन मेरी बात, दोबारा सुनो। प्रेशर का मतलब होता है, प्रेशर का मतलब है कि मोटर, अब मैं सीधा पानी वाली मोटर के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। प्रेशर उसके अंदर होता है पानी का प्रेशर, पहली चीज, ठीक है। हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं, हम फोर्स वर्ड, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार फोर्स वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 1.5 मिनट बचा है, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए यूज कर रहा हूँ। अब सुना जरा ध्यान से, दोबारा सुना। अब पहली चीज ये है कि अगर अब क्या नाम है, किसी को भी डाउट है तो मैं लिंक भेजूंगा, आज रात तक भेजूंगा, प्लीज मैसेज मत करना मुझे, ठीक है। मैं रात तक लिंक भेज दूंगा, ठीक है। उसको दोबारा क्लास को देख लेना, तब तुम्हारा को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सुन, तो हम जो प्रेशर की बात कर रहे थे, पानी के प्रेशर की बात कर रहे थे, पहली चीज, हम जब तक मोटर की बात कर रहे थे हम प्रेशर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम जनरल मोटर पढ़ रहे हैं। सर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मोटर को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पंखे में यूज कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में यूज कर रहे हैं, सीडी प्लेयर में यूज कर रहे हैं। तो हम पानी वाली मोटर की बात नहीं कर रहे हैं ना। पानी वाली मोटर की बात करेंगे तब तो पानी का प्रेशर लेकर आएगा, और जब ग्राउंड वाटर लेवल लेकर आएगा तब सारी बात आएगी, ठीक है। अभी हम जनरल मोटर पढ़ रहे हैं, तो हम मोटर की रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो प्रेशर की जगह पे हम यहाँ पे, और प्रेशर तो वो पानी का हो गया, यहाँ पे फोर्स की बात की जा रही है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट जाता है तो फोर्स लगती है, थर्ड चीज है। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है। अभी भी अक्सर अगर अभी भी दिक्कत होगी तो प्लीज, हाँ भैया। ठीक है। और सुन, ठीक है, सुन, राइट हैंड थंब रूल इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। नलायक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो मुझे पता है ना, नॉर्थ से साउथ जा रही है। मेरे को पता करनी फोर्स की डायरेक्शन। तेरे को घर में मंगाया तेरे से मटर, और तू आलू लेकर जाएगा क्या? लात पड़ेगी घर पर। समझाया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब मेरे को फोर्स निकालनी है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का क्या करूंगा। और दूसरी बात,